एक पत्नी ने अपने पति को दिन दहाड़े कटवा दिया, उसके शरीर को कई हिस्सों में बंटवा दिया। बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर किया ऐसा कांड जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और जिस तरीके से यह औरत पुलिस वालों के सामने हंसती हुई नजर आ रही थी, वो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर पर जुर्म अभी बाकी है का एपिसोड नंबर 4। जी हाँ, आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में एक लड़का रहता था जिसका नाम था सौरभ सिंह। सौरभ एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, एक अच्छा लड़का, अपने काम में बड़ा मस्त रहता था, अपने घर वालों की हर बात मानता था। जो भी सौरभ के बारे में बताता था वो यही कहता था कि एक बहुत अच्छा और टैलेंटेड लड़का है, ये आगे चलकर कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। और सौरभ के अंदर इतनी क्षमता भी थी कि वो आगे चलकर अपने परिवार के लिए कुछ बहुत ज्यादा अच्छा कर सकता था। सौरभ हमेशा अपने घर वालों की हर बात मानता था। सौरभ कहता था कि मेरे घर वाले जो चाहेंगे, मेरे घर वाले जो हुक्म देंगे, मैं वो करूंगा, मैं अपने घर वालों के लिए कुछ भी कर सकता हूं। सौरभ यही सोचकर अपने जीवन में आगे बढ़ भी रहा था। लेकिन एक दिन सौरभ के घर वालों के दिमाग में एक बात आती है, और वो बात ये होती है कि सौरभ की उम्र अब कम से कम 21 साल हो चुकी है। सौरभ के घर वाले सोचते हैं कि अब सौरभ की शादी कर देनी चाहिए, और यही सोचकर सौरभ के घर वाले सौरभ से बात भी करते हैं। सौरभ से जब पूछा जाता है कि बेटा, अब तुम्हारी उम्र 21 साल हो गई है, तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि गांव देहात में लड़के और लड़कियों की शादी थोड़ी जल्दी कर दी जाती है, और इसी वजह से सौरभ की शादी करने के लिए भी सौरभ के घर वाले उतावले हो जाते हैं। सौरभ अपने घर वालों से कहता है कि आप लोगों का जो भी निश्चय होगा वो मुझे मंजूर होगा। आज तक मैंने आपकी कोई भी बात टाली नहीं है, और मैं इस बात को भी टालूंगा नहीं। मेरी शादी हो जाए उसके बाद भी मैं आप लोगों के लिए सब कुछ करता रहूंगा और जीवन में आगे बढ़ता रहूंगा। अभी मैं सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, और जब शादी हो जाएगी तो मैं अपनी पत्नी के लिए भी मेहनत करूंगा और जीवन में आगे बढ़ूंगा। ये सुनकर सौरभ के घर वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सौरभ के घर वाले कहते हैं कि हमारा बेटा बहुत अच्छा लड़का है, और इसे पत्नी भी हम बहुत अच्छी लेकर आएंगे। इसके लिए जो हम बीवी लेकर आएंगे, ऐसी लेकर आएंगे जो इसे जिंदगी भर हमेशा सपोर्ट कर सके। और यही सोचकर सौरभ के घर वाले सौरभ के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देते हैं। एक पड़ोस के गांव में लड़की मिलती है जिसका नाम होता है प्रीति। जी हाँ, सौरभ के घर वालों को ये लड़की अच्छी भी लगती है, लेकिन सौरभ के घर वालों ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होता है कि यही लड़की जिससे उसकी शादी करने के सपने देखे जा रहे हैं, यही प्रीति आगे चलकर सौरभ की खूनी स्क्रिप्ट लिखेगी। और ये स्क्रिप्ट इतनी ज्यादा खतरनाक होगी जिसे सुनने के बाद सौरभ के घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, ये सब कुछ नजरअंदाज करके, इस बारे में बिना सोचे, सौरभ के घर वाले प्रीति के घर वालों से बात करने के लिए पहुंच जाते हैं। दोनों परिवार मिलते हैं, दोनों की आपस में बातचीत होती है, और सौरभ और प्रीति का रिश्ता तय हो जाता है। लेकिन जब रिश्ता तय होता है उस वक्त प्रीति की जो उम्र होती है वो होती है 16 साल, यानी कि प्रीति नाबालिग होती है। और इसी वजह से गांव वाले कहते हैं कि प्रीति की उम्र अभी 16 साल है, अभी इसकी शादी नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रीति के घर वालों को शादी करने की बड़ी जल्दी होती है। प्रीति के घर वाले कहते हैं कि हम सौरभ से प्रीति की शादी कर देते हैं, पर अभी हम विदाई नहीं करेंगे, अभी हम बस रोका कर देते हैं। विदाई हम प्रीति की तभी करेंगे जब प्रीति की उम्र 18 साल की हो जाएगी, यानी कि जब प्रीति बालिग हो जाएगी तब हम इसे सौरभ के साथ विदाई करके ससुराल भेज देंगे। और ये जो जल्दी होती है प्रीति के घर वालों को शादी करने की, ये इसलिए होती है क्योंकि प्रीति का कहीं ना कहीं किसी से गांव में चक्कर चल रहा होता है। कोई लड़का होता है गांव में, उसके साथ प्रीति का चक्कर चल रहा होता है, और इस लड़के का नाम होता है सूरज। जी हाँ, प्रीति के घर वालों को डर रहता है कि कहीं प्रीति सूरज के साथ भाग ना जाए और फिर हमारी बेइज्जती होगी, हमारी नाक कट जाएगी। यही सोचकर प्रीति के घर वाले सोचते हैं कि जल्द से जल्द सौरभ के साथ प्रीति की शादी कर दी जाए, और ये दोनों बंधन में बंध जाएंगे, और हो सकता है उसके बाद प्रीति भी सौरभ से प्यार करने लगे, और फिर इन दोनों की विदाई कर देंगे। दोनों जिंदगी भर हमेशा खुशी से रहेंगे। और प्रीति के घर वाले सौरभ के घर वालों को कैसे भी करके मना लेते हैं। सौरभ के घर वाले भी मान जाते हैं, सौरभ भी मान जाता है। दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी होती है। शादी में सब कुछ किया जाता है, नाच गाना, जितना भी शादी में प्रीति के घर वाले और सौरभ के घर वाले लगा सकते थे उतना पैसा लगाया जाता है। अच्छे से शादी हो जाती है, और फिर उसके बाद ये तय हो जाता है कि प्रीति की जो विदाई होगी वो तब होगी जब प्रीति बालिग हो जाएगी, यानी कि 18 साल की हो जाएगी। 16 साल की प्रीति होती है। सौरभ अपने घर चला जाता है अपने परिवार के साथ। दोनों की कभी कभी बातचीत हो जाती है, फोन पर बातचीत होती है, बल्कि सौरभ अच्छा खासा अपने काम में व्यस्त रहता है, इसलिए वो प्रीति से ज्यादा बात नहीं कर पाता है। लेकिन प्रीति शादी के बाद भी सूरज से, जो उसका बॉयफ्रेंड होता है गांव के अंदर, उससे बात करना नहीं छोड़ती है। उससे वो लगातार बातें करती रहती है, मिलती रहती है। ये देखकर प्रीति के घर वाले कई बार प्रीति को डांटते हैं, प्रीति को मारते हैं, लेकिन प्रीति फिर भी बाज नहीं आती है। अब प्रीति के घर वाले बस यही सोचने लग जाते हैं कि कैसे भी जल्दी से प्रीति की उम्र 18 साल हो जाए और फिर हम इसे विदा कर सकें। जैसे तैसे करके ये 2 साल गुजर जाते हैं। प्रीति के घर वाले डर में जैसे तैसे करके प्रीति को रोक राख के 2 साल निकाल देते हैं।
जब 2 साल निकल जाते हैं तो प्रीति के घर वाले प्रीति से कहते हैं कि बेटा अब तुम्हारी विदाई का समय आ गया है, अब तुम्हें अपने ससुराल जाना होगा। प्रीति ये सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन प्रीति का इस चीज पर बस नहीं चल पाता है। प्रीति कुछ नहीं कर पाती है। प्रीति अपने घर वालों के सामने बिल्कुल एकदम निशब्द हो जाती है। प्रीति कहती है ठीक है, और फिर प्रीति सौरभ के साथ चली जाती है। यानी कि प्रीति अब सौरभ के घर आ जाती है फिरोजाबाद, और दोनों शुरुआत में तो अच्छे खासे रहते हैं, दोनों खुशी खुशी रहते हैं। प्रीति बिल्कुल भी सौरभ को शक नहीं होने देती है। 1 साल बीत जाता है और फिर प्रीति और सौरभ का एक बच्चा भी होता है। जी हाँ, इन दोनों का एक बेटा पैदा होता है। जब इनका बेटा हो जाता है तो फिर इनकी लड़ाइयाँ धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। दोनों के बीच लड़ाई होती है, और ये लड़ाई इस वजह से होती है कि प्रीति हमेशा अपने फ़ोन में व्यस्त रहती है। वो अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देती है, ना अपनी पति पे ध्यान देती है, सिर्फ अपने फ़ोन में किसी से बात करती रहती थी। घंटों घंटों तक फ़ोन पर लगी रहती थी। ये देखकर सौरभ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और गुस्सा आना लाजमी भी था कि जब आपकी पत्नी किसी और से बात कर रही है और आपका बच्चा रो रहा है, ये देखकर आप उस पर झल्लाएंगे, आप गुस्सा करेंगे। और सौरभ गुस्सा करता भी था, लेकिन प्रीति इस गुस्से को अलग अंदाज में देखती थी। प्रीति कहती थी कि मुझे कुछ भी कहने की जरूरत की तो फिर मैं तुम पे केस कर दूंगी। और एक दिन ऐसा आ जाता है जिस दिन प्रीति अपने घर वालों को फोन करती है और रो रो कर खूब कहती है कि मुझे सौरभ मारता है और मेरे साथ दहेज उत्पीड़न करता है। जी हाँ, मुझसे दहेज लेने की डिमांड भी करता है। इस तरीके से प्रीति सौरभ पर इल्जाम लगाती है, और फिर प्रीति सौरभ के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस भी डाल देती है। जी हाँ, केस डालने के बाद प्रीति अपने घर आ जाती है, अपने मायके आ जाती है, और प्रीति के घर वालों से प्रीति कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है सौरभ, और सौरभ के घर वाले भी मुझे परेशान करते हैं, मुझे वहाँ नहीं रहना है। लेकिन प्रीति के ये सब करने की वजह होती है सूरज। जी हाँ, जो उसका बॉयफ्रेंड होता है सूरज, अभी भी उससे अफेयर चल रहा होता है। शादी के इतने सालों बाद भी, बच्चा होने के बाद भी प्रीति कहती है कि मुझे वापस नहीं जाना है। लेकिन प्रीति के घर वाले और सौरभ के घर वाले गाँव में एक पंचायत बिठाते हैं। पंचायत में फैसला होता है। पंचायत में जैसे भी तैसे करके चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। फैसला निकल कर आता है कि प्रीति वापस अपने ससुराल जाएगी। इस पर प्रीति बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। प्रीति का जो बॉयफ्रेंड होता है सूरज, वो भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो प्रीति से कहता है कि भाई तुमने तो दहेज उत्पीड़न का केस भी डाल दिया, अब क्या बहाना बनाओगी, अब तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। प्रीति कहती है कि हाँ, अब तो जाना ही पड़ेगा, अब तो मैं कोई बहाना भी नहीं बना सकती हूँ। अगर कोई बहाना बनाऊंगी तो मेरे घर वाले मुझे बहुत मारेंगे और मेरे साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए प्रीति चुपचाप चली जाती है। लेकिन प्रीति सूरज से बात करना नहीं छोड़ती और लगातार बातें चलती रहती हैं। एक दिन ऐसा आता है जिस दिन प्रीति सूरज को यानी कि अपने बॉयफ्रेंड को फोन मिलाती है और कहती है कि अब बहुत हुआ, अब तुम्हें सौरभ को यानी कि मेरे पति को रास्ते से हटाना होगा। ये सुनकर सूरज पहले तो चौंक जाता है और फिर कहता है कि प्रीति तुम ये क्या कह रही हो। प्रीति कहती है मैं जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ, अब तुम्हें कैसे भी करके सौरभ को रास्ते से हटाना होगा। अब हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और हम दोनों ही आगे बढ़ेंगे। ये सुनकर सूरज का भी खून खौल जाता है। सूरज कहता है कि ठीक है, मैं उसे हटा दूंगा। लेकिन प्रीति कहती है कि तुम अकेले ये काम नहीं कर पाओगे, इसमें तुम्हारे किसी दोस्त की मदद लगेगी, क्योंकि सौरभ तुमसे ज्यादा हट्टा कट्टा है और हो सकता है कि तुम उसे ना मार पाओ अकेले। इस पर सूरज कहता है कि ठीक है, मैं अपने दोस्त को ले आऊंगा। जी हाँ, एक दिन ऐसा आता है जिस दिन सौरभ प्रीति से कहता है कि मैं खेत में जा रहा हूँ, मैं ट्यूबवेल पे जा रहा हूँ, मैं वहीं थोड़ी देर सोऊंगा, उसके बाद शाम को घर आऊंगा। प्रीति कहती है कि ठीक है, चले जाओ। और जैसे ही सौरभ अपने घर से निकलता है, प्रीति सीधे अपने बॉयफ्रेंड पर कॉल करती है और कहती है कि सौरभ खेतों में गया है ट्यूबवेल पर सोने के लिए, तुम्हारे पास मौका है, रास्ते से हटा दो सौरभ। जी हाँ, ये सुनकर सूरज कहता है कि ठीक है, रास्ते से हटा दूंगा। इस पर प्रीति कहती है कि सौरभ के 3 टुकड़े करना। जी हाँ, इतनी बेरहमी से कोई कैसे कह सकता है, आप सोच कर देखिए। प्रीति अपने पति के लिए कहती है कि सौरभ के 3 टुकड़े करना, जिससे किसी को पता न चल सके कि ये सौरभ की लाश है, और सौरभ की मुंडी को कहीं ऐसी जगह छुपाना जो किसी को मिल ही ना सके। इस पर सूरज कहता है ठीक है। सूरज अपने दोस्त सलमान के साथ खेतों में पहुंचता है और वहां पर सौरभ सो रहा होता है। ये दोनों पीछे से जाके गमछे से सौरभ का गला घोट देते हैं और उसे वहीं पर मार देते हैं। सौरभ बेचारा खूब छटपटाता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इन दोनों के सामने वो अपने आप को बचा नहीं पाता है और सौरभ की जान चली जाती है। जिस पर सूरज प्रीति को फोन करता है और कहता है कि हमने सौरभ को मार दिया। प्रीति कहती है कि टुकड़े किए। सौरभ कहता है कि हाँ, टुकड़े भी कर दिए, और उसकी मुंडी को हमने एक नीले ड्रम में छुपा दिया है, और धड़ को कहीं और फेंका है, पैरों को कहीं और फेंका है। हमने तीनों को अलग अलग करके अलग अलग जगह फेंका है। अब सौरभ की लाश किसी को नहीं मिल पाएगी। जिस पर प्रीति कहती है कि ठीक है, जब मामला ठंडा हो जाएगा फिर हम अपना जीवन अलग बसाएंगे और कहीं दूर चले जाएंगे। प्रीति को लगता है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन सौरभ का धड़ अगले दिन खेतों में कुछ बच्चों को मिल जाता है, जिस पर वो लोग चिल्ला चिल्ला कर गाँव वालों को बुलाते हैं। गाँव वाले उस धड़ को देखकर पहले तो कुछ समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जो उसने शर्ट पहनी हुई होती है वो देखकर कहीं ना कहीं कुछ लोगों को शक हो जाता है कि ये सौरभ हो सकता है। जिसके बाद सौरभ के भाई को बुलाया जाता है और लाश की शिनाख्त करने के लिए पुलिस कहती है, जिस पर सौरभ का भाई पहचान लेता है कि हाँ, इस सौरभ का ही शव है।
जिसके बाद सौरभ के भाई से पूछा जाता है कि तुम्हें किसी पर शक है, तो सौरभ का भाई सीधे तौर पर कहता है कि हाँ, मुझे अपनी भाभी प्रीति पर शक है। ये दोनों हमेशा लड़ते रहते थे और प्रीति फोन पर किसी से बात करती रहती थी। जिसके बाद पुलिस प्रीति को घर से उठा लेती है और प्रीति से जब सख्ती से पेश आया जाता है, जब प्रीति से अच्छे से डंडे से पेश आया जाता है, उससे पूछा जाता है तो और प्रीति के कॉल डिटेल्स निकाले जाते हैं, तो उसमें निकल कर आता है कि ये घंटों घंटों तक सूरज से बात करती थी। और फिर प्रीति अपना मुंह खोल ही देती है कि हाँ, मैंने ही सूरज से कहा था अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए। प्रीति हंसते हुए नजर आती है। प्रीति के अंदर जरा सा बिल्कुल भी कोई भी अफसोस नजर नहीं आता है। और ये केस देखकर लोगों को फिर से मेरठ वाला केस याद आ जाता है, मुस्कान वाला केस। जी हाँ, जिस तरीके से मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल ने उसके पति को नीले ड्रम में डाला था, इसी तरीके से ये भी केस था। और इस वक्त सूरज, प्रीति और सलमान तीनों सलाखों के पीछे हैं। अब प्रीति को जो सजा मिलेगी वो बहुत कम होगी, क्योंकि सौरभ तो इस दुनिया से जा चुका है। अब प्रीति को कड़ी से कड़ी सजा मिले, बस दुआ यही है। अगर आप भी चाहते हैं कि प्रीति को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके तो आप भी कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर सौरभ जरूर लिखें। और कल की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जुर्म अभी बाकी है।